नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका शख्सियत के प्रोग्राम में, जहां हम हर दिन आपको एक नई शख्सियत की कहानी से रूबरू कराते हैं। जी हां, आज के एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिन्होंने हमारे देश में श्रमों को उनका अधिकार दिलाया है। अगर आज देश के हर मजदूर अपने हक के लिए बोल पा रहा है तो उसके लिए एक इंसान को हम सबको धन्यवाद बोलना चाहिए, और वो हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी ने मजदूर वर्ग को एक नई आवाज दी, उनके हक की लड़ाई, जिसकी बदौलत आज उनको वो सम्मान मिल पा रहा है। ये अपना करियर लॉ में बनाना चाहते थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के समय अपने आप को रोक नहीं पाए और देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। गिरी का जन्म उड़ीसा के गंजाम जिले के बेरहामपुर में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता वी जोगिया पंतुलु एक सफल वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता थे। गिरी की माता सुभद्रा मां असहकार और असहयोग आंदोलन के समय में बेरहामपुर की एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थी, लेकिन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरी ने सरस्वती बाई से शादी कर ली थी और उनके कुल 14 बच्चे थे। गिरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खालीकोट कॉलेज बेरहामपुर से प्राप्त की थी। 1913 में वकीली की पढ़ाई करने के लिए वे आयरलैंड गए थे और वहां उन्होंने 1913 से 1916 के बीच यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन से शिक्षा प्राप्त की थी। अपने आयरलैंड के सहयोगियों के साथ वाला उनका समूह आयरलैंड में भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। उनके समूह में उनके आर्ट शिक्षक थॉमस मैकडोनाल्ड, जेम्स कन्नोली, पारसे और युवा यामो दे वालेरा शामिल थे। वर्ष 1916 में उन्होंने आयरलैंड के सिन्न फाइन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। परिणामतः वे अपनी कानून की शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हो गए और उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। यह आयरलैंड की आज़ादी और श्रमिकों का आंदोलन था, जिसके पीछे वहां के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों जैसे डी वालेरा, कॉलिंस, पेरी, डेसमंड, फिजाल्ड, मैकनेल और कोनोली का हाथ था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की। इस आंदोलन से प्रभावित होकर वे ऐसे आंदोलन की आवश्यकता भारत में भी महसूस करने लगे। इसके बाद वी गिरी भारत लौट आए और सक्रिय रूप से श्रमिक आंदोलन में भाग लेना शुरू किए। बाद में वे श्रमिक संगठन के महासचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1922 तक वीवी गिरी श्रमिकों के हित में काम करने वाले NM जोशी के एक विश्वसनीय सहयोगी बन गए थे और अपने गुरु जोशी के समर्थन से उन्होंने मजदूर वर्ग की भलाई के लिए कार्य कर रहे संगठनों के साथ खुद को जोड़ा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता और मेहनत के कारण वे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उन्होंने 2 बार क्रमशः वर्ष 1926 और 1942 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन की दिशा में विभिन्न ट्रेड यूनियनों में अपनी पहुंच के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1931 और 32 में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वे वर्ष 1934 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के रूप में चुने गए। भारत लौटने पर वो भारी श्रम आंदोलन में महासचिव बनने और फिर सबके अध्यक्ष भारत रेलवे मैन का संघ है और 2 बार सबके अध्यक्ष भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सेवा के रूप में शामिल हो गए। गिरी 1934 में इंपीरियल विधानसभा के सदस्य बने।
1936 के आम चुनाव में मद्रास में गिरी ने राजा बॉम्बिली के खिलाफ बॉम्बिली में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लगाया गया और उनसे कहा कि चुनाव जीता। उन्होंने श्रम और उद्योगों के मंत्री को 1937 में कांग्रेस पार्टी की सरकार श्री राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित करने के लिए बने। जब कांग्रेस की सरकारों ने 1942 में इस्तीफा दे दिया, वो श्रमिक आंदोलन करने के लिए और भारत आंदोलन छोड़ने ब्रिटिश द्वारा कैद था के हिस्से के रूप में लौट आए। इसके बाद भारत स्वतंत्रता प्राप्त की। वह पहले सिलोन और फिर सफलतापूर्वक संसद के लिए 1952 में भाग लिया। श्रम के मंत्री के रूप में 1954 में इस्तीफा दे जब तक सेवा उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। भारतीय सोसाइटी श्रम अर्थशास्त्र के 1957 में शिक्षाविदों के एक विशिष्ट समूह और सार्वजनिक पुरुषों सम और औद्योगिक संबंधों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लगे और उसके द्वारा स्थापित किया गया। इस टीम में श्री गिरी के नेतृत्व में किया गया। सन 1916 में भारत लौटने के बाद वीवी गिरी श्रमिक और मजदूरों के चल रहे आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। हालांकि उनका राजनीतिक सफर आयरलैंड में पढ़ाई के दौरान ही शुरू हो गया था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनकर वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के लिए सक्रिय हो गए। वीवी गिरी अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। सन 1934 में वे इंपीरियल विधानसभा के भी सदस्य नियुक्त हुए। सन 1937 में मद्रास वर्तमान चेन्नई के आम चुनावों में वीवी गिरी को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बोबली में स्थानीय राजा के विरुद्ध उतारा गया, जिसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई। सन 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस पार्टी के लिए बनाए गए श्रम एवं उद्योग मंत्रालय में मंत्री नियुक्त किए गए। सन 1942 में जब कांग्रेस ने इस मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया तो वो वीवी गिरी भी वापस श्रमिकों के लिए चल रहे आंदोलनों में लौट आए। अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अंग्रेजों द्वारा इन्हें जेल भेज दिया गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद वो सिलोन में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। सन 1952 में वो पाठापट्टनम सीट से लोकसभा का चुनाव जीत संसद पहुंचे। सन 1954 तक वह श्रम मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे। वीवी गिरी उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर में राज्यपाल भी नियुक्त किए गए थे। सन 1952 में वो पाठापट्टनम सीट से लोकसभा का चुनाव जीत संसद पहुंचे। सन 1954 तक वह श्रम मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे। वीवी गिरी उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर में राज्यपाल में भी नियुक्त किए गए थे। सन 1952 में वीवी गिरी ने पाठापट्टनम सीट में लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गए। श्रम मंत्री के तौर पर उन्होंने 1954 तक बहुत उम्दा कार्य किया, जिसके लिए उनको 1975 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वीवी गिरी उत्तर प्रदेश, मैसूर एवं केरल के राज्यपाल भी रहे। 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, तब वीवी गिरी को उपराष्ट्रपति बनाया गया। 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की अकाल मृत्यु के बाद रिक्त राष्ट्रपति पद को भरने के लिए वीवी गिरी जी को राष्ट्रपति बना दिया गया। 6 माह बाद 1969 को जब राष्ट्रपति चुनाव हुए, तब इंदिरा गांधी जी द्वारा वीवी गिरी को फिर से राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया। वीवी गिरी जी ने सन 1969 से 1974 तक इस पद की गरिमा बढ़ाई। वीवी गिरी जी को किताब लेखन में भी रुचि थी। उनके द्वारा लिखी हुई किताबें श्रमिकों की समस्याएं अत्यधिक लोकप्रिय रही। वीवी गिरी को अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय व्यापार संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सन 1934 में इंपीरियल विधानसभा के भी सदस्य नियुक्त हो गए। सन 1936 में मद्रास आम चुनाव में वीवी गिरी को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया। उसमें उन्होंने विजय प्राप्त हुई। सन 1937 में मद्रास में कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए श्रम एवं उद्योग मंत्रालय में मंत्री के रूप में वीवी गिरी जी को नियुक्त किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद वीवी गिरी को उच्चायुक्त के रूप में सिलोन यानी श्रीलंका भेजा गया था। वहां से अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वे भारत लौट आए और पहली लोकसभा के लिए वर्ष 1952 में चुने गए तथा वर्ष 1957 में तक कार्य किया। इस दौरान गिरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया।
और वे भारत के श्रम मंत्री बने। वे इस मंत्रालय में वर्ष 1952 से 1954 तक बने रहे। लोकसभा में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के समूह का नेतृत्व करने, श्रम एवं उद्योगों से संबंधित मामलों के अध्ययन और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1957 में द इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की स्थापना की गई। वे उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर में राज्यपाल भी नियुक्त किए गए। वीवी गिरी सन 1967 में जाकिर हुसैन के काल में भारत के उपराष्ट्रपति एवं जब जाकिर हुसैन के निधन के समय भारत के राष्ट्रपति का पद खाली रह गया था तो उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का स्थान दिया गया। इसके बाद निर्वाचन हुआ और सन 1969 में वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बने। 23 जून 1980 को चेन्नई में 85 वर्ष की आयु में वीवी गिरी जी को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनका निधन हो गया। श्रमिकों के उत्थान और देश की स्वतंत्रता के लिए तत्पर वीवी गिरी जी के उत्कृष्ट योगदान को सदैव याद किया जाता है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का एपिसोड यानी कि वीवी गिरी जी की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत की कहानी देकर यही प्रोग्राम पर, यही समय पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।